नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो है इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। ये यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक है, जिसमें जो है सामान्य अध्ययन, भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि, जनसंख्या एवं नगरीकरण के बारे में दिया गया है। तो यह जो है यूपी पीसीएस आरओ एआरओ एलटी ग्रेड बीओ पीसीएसजे एपीओ आदि एग्जाम में पूछा गया है। इसमें टोटल जो है 30,907 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो आज हम लोग नया सेशन कर रहे हैं। तो प्रत्येक दिन मॉडर्न हिस्ट्री जो है पॉलिटी और जो है एक एक दिन पॉलिटी, एक दिन मॉडर्न हिस्ट्री और एक दिन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हल करेंगे। तो इसमें जो है यूथ पब्लिकेशन का इकोनॉमिक्स का भी साथ में क्वेश्चन हल करते चलेंगे। तो आइए देखते हैं इसके जो है बुक में 30,960 क्वेश्चन हैं। तो इसमें जो है सामान्य अध्ययन, भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, नगरीकरण का अध्यायवार सॉल्व पेपर है। इसमें जो है चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो जिसमें जो है यूपी पीसीएस प्री, पीसीएस मेंस, एलडीएलडी, आरओ इत्यादि जो है लोअर सबऑर्डिनेट का है, उत्तर प्रदेश वन संरक्षक, मतलब यूपी में जितने भी एग्जाम हुए हैं सब क्वेश्चनों का संकलन इस बुक में दिया गया है। तो इसमें जो है आइए इसका फर्स्ट चैप्टर जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, इसका फर्स्ट चैप्टर देखते हैं। तो इसका फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को निम्नलिखित में किसके अंतर्गत स्वीकार किया। तो पूछ रहा है दोस्तों कि जो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसको जो है किसके अंतर्गत स्वीकार किया गया। तो उसके बारे में हमें बताना है कि जो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसको जो है किसके अंतर्गत स्वीकार किया गया। तो दोस्तों भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्वीकार किया गया। तो जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना आई थी तो उसी समय जो है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को जो है स्वीकार किया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। प्रोफेसर जॉन मेनार्ड किन्स को मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक बोलते हैं। तो जो है जॉन मेनार्ड किन्स जो है यह जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था के जो है जनक है। तो पूछ रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को निम्नलिखित किसके अंतर्गत स्वीकार किया गया। तो यह जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्वीकार किया गया। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्वीकार किया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें निजी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। प्रोफेसर जॉन मेनार्ड किन्स को मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है क्योंकि इसमें मिश्रण है। तो पूछ रहा है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है क्योंकि इसमें मिश्रण है। तो क्योंकि इसमें जो है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का मिश्रण है, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का मिश्रण है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। तो पूछ रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण कौन है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था का जो लक्षण है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। भारत की अर्थव्यवस्था जो है विकासशील अर्थव्यवस्था है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है। तो जो विकास का भारतीय मॉडल है, पूछ रहा है कि यह किसके हितों की सुरक्षा करता है। तो जो विकास का भारतीय मॉडल है यह जो है व्यक्ति एवं राज्य दोनों के हितों की सुरक्षा करता है। तो विकास का भारतीय मॉडल व्यक्ति एवं राज्य दोनों के हितों की सुरक्षा करता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, व्यक्ति एवं राज्य।
तो विकास का भारतीय मॉडल व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की सुरक्षा करता है। इस कथन की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि भारत में अर्थव्यवस्था के विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वरूप अपनाया गया है। बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं? तो बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज्ड इकोनॉमी से आयात निर्यात बंद होना, यही होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था में किसी अंतरराष्ट्रीय पूंजी का हस्तक्षेप न हो, अर्थात विश्व के देशों के साथ व्यापार न होकर देश में ही व्यापार अधिक होता हो, तो उसे बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। बंद अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात बिल्कुल बंद रहता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था इसका विशिष्ट उदाहरण है, परंतु आजकल यह अर्थव्यवस्था भी बाजार की शक्तियों से प्रभावित रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था है तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो इसका ऑप्शन ये सही होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था है तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है विकासशील अर्थव्यवस्था है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है, अर्थात भारत की प्रक्रिया में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश ने एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में जो विकास यात्रा शुरू किया, उसमें अनेक संरचनात्मक परिवर्तन हुए तथा उसमें विकसित देशों के भी लक्षण आए, परंतु अब भी इसमें विकसित तथा अल्प विकसित देशों के लक्षणों का मिश्रण है, इसलिए इसे विकासशील देश कहना उचित है। भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित आधारभूत लक्षण कृषि की प्रधानता, विकास, विशाल जनसंख्या, निम्न प्रति व्यक्ति आय, पूंजी का अभाव, कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव, असंतुलित आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण हुआ है जब भी पिछड़ा है, आर्थिक कुचक्रों का जोर एवं परंपरावादी समाज। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की पूछ रहा है कि विशेषता क्या है? कृषि की प्रधानता है कि उद्योग की प्रधानता है कि न्यून प्रति व्यक्ति आय है? तो इसमें पूछ रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है वह जो है कृषि की प्रधानता है, सही है। इसका कथन एक सही है, तथा उद्योग की प्रधानता तो गलत है। उद्योग की प्रधानता भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। तीसरा न्यून प्रति व्यक्ति आय है, तो हाँ, भारत की अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति का आय बहुत न्यूनतम है, तो कथन 3 भी सही है। हम 4, बृहद बेरोजगारी, तो हाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था में बृहद बेरोजगारी है, तो जो है 1, 3 एवं 4, 3 कथन सही है। तो 1, 3, 4 इसका जो है ऑप्शन डी सही होगा। तो निम्नलिखित में कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? तो धन की न्यून कार्य क्षमता प्रति व्यक्ति आय एवं जो है पूंजी निर्माण की न्यून दर, प्राकृतिक संसाधनों की कमी। तो भारत में प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है, भारत में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन जो है विद्यमान है, तो यही गलत है। भारत में प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं, अधिकता है, तो इसका डी गलत है। निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती हैं? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती हैं? तो कृषि मुख्य व्यवसाय, तो हाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील श्रेणी से कृषि का मुख्य व्यवसाय यह दर्शाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, तो जो प्रच्छन्न बेरोजगारी भी दर्शाता है। तीसरा, मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, ये भी दर्शाता है। प्रोटीन में प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना, तो ये नहीं दर्शाता है, यह जो है विकसित देश के लिए दर्शाता है। तो इसका कथन 1, 2, 3 सही है। तो कथन 1, 2, 3 इसका ऑप्शन डी सही है। तो प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना विकसित देशों या अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं हैं। शेष के लिए उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यतया विशेषता होती है, तो पूछ रहा है कि अल्प विकसित जो अर्थव्यवस्था है उसकी सामान्यतया विशेषता होती है प्रति व्यक्ति निम्न आय। तो जो अल्प विकसित जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें जो है प्रति व्यक्ति निम्न आय जो होती है यह होती है, तो एक कथन 1 सही है। तथा जो है पूंजी निर्माण की निम्न दर, तो ये गलत है। पूंजी निर्माण की जो निम्न दर है ये भी सही है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यतः विशेषता प्रति व्यक्ति निम्न आय तथा पूंजी निर्माण की निम्न दर तथा निम्न आश्रितता अनुपात, तो ये गलत है। निम्न आश्रितता अनुपात नहीं होगा। चौथा, तृतीय क्षेत्र में अधिक कार्यबल शक्ति का होना, तो ये भी गलत है। यह जो है विकसित देशों की विशेषता बताता है 3 एवं 4, तो इसका ऑप्शन कथन 1 और 2 होगा। तो इसका ऑप्शन ये सही है। तो
अल्प विकसित अर्थव्यवस्था शब्द ऐसे राष्ट्रों के लिए प्रयोग किया जाता है जहां के लोगों का रहन सहन का स्तर काफी नीचा होता है, क्योंकि वहां पर उत्पादकता का स्तर कम एवं जनसंख्या का स्तर अधिक होने से प्रति व्यक्ति आय का स्तर निम्न पाया जाता है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं भी हैं: निम्न जीवन स्तर, निम्न प्रति व्यक्ति आय, जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर, बेरोजगारी, पूंजी निर्माण की निम्न दर, परिसंपत्तियों का दोषपूर्ण वितरण, अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र का आधिपत्य। कुछ अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं में अपनी गरीबी कम करने, आय के स्तर को बढ़ाने का सामर्थ्य पाया जाता है, इसलिए इन्हें विकासशील अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर आर्थिक विकास एवं नियोजन। तो आर्थिक विकास एवं नियोजन, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 है आर्थिक विकास एवं नियोजन। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में ऐसा कौन सा कारक है जो आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है। तो पूंजी का संचय एवं तकनीकी सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन, विशेषीकृत क्रियाओं गतिविधियों में श्रम विभाजन, तकनीक विद एवं नौकरशाह। तो जो तकनीक विद नौकरशाह यह आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो तकनीक विद एवं नौकरशाहों को आर्थिक विकास के प्रमुख कारकों में शामिल नहीं किया जाता है, जबकि पूंजी के संचय व तकनीकी सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन तथा विशेषीकृत गतिविधियों में श्रम विभाजन आर्थिक विकास के प्रमुख कारकों में शामिल है। निम्नलिखित में कौन सा आर्थिक वृद्धि का अच्छा सूचक है। तो आर्थिक वृद्धि का अच्छा सूचक स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद आर्थिक वृद्धि का अच्छा सूचक है। स्थिर कीमतों या किसी आधार वर्ष के आधार पर व्यक्त आय को वास्तविक आय कहा जाता है। साधन लागत पर व्यक्त वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय को सामान्यतया आर्थिक समृद्धि के माप के रूप में स्वीकार किया जाता है, किंतु चूंकि प्रति व्यक्ति आय की गणना करते समय जनसंख्या को भी ध्यान में रखा जाता है, इसलिए प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि को ही आर्थिक समृद्धि की माप के लिए स्वीकार किया जाता है। HDR 2010 में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय को आर्थिक समृद्धि के मापक के रूप में स्वीकार किया गया है। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड होता है उसका प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो जो है प्रति व्यक्ति आय का जो फार्मूला होता है राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। तो प्रति व्यक्ति आय से कर मूल्य हाथ निकालने पर प्रति व्यक्ति वास्तविक आय प्राप्त होती है। किसी भी देश के आर्थिक समृद्धि का वास्तविक मापक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय ही है, क्योंकि आर्थिक समृद्धि का अर्थ किसी देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि से होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपीपी रेटिंग के आधार पर विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान है। तो पीपीपी रेटिंग के स्थान पर विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान चौथा है, तो इसका ऑप्शन बी है। प्रश्न काल में पीपीपी रेटिंग के आधार पर विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान चौथा था। विश्व बैंक के ताजा आकलन के अनुसार वर्तमान में पीपीपी रेटिंग के आधार पर भारत का स्थान चीन तथा अमेरिका के बाद तीसरा है। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। संतुलित विकास से तात्पर्य है, तो संतुलित विकास से तात्पर्य है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में समान रूप से विकास होता है, तो इसका ऑप्शन ए होगा। संतुलित विकास से तात्पर्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में समान रूप से विकास होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो संतुलित विकास से तात्पर्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में समान रूप से विकास होने से है। इसके लिए आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था में एक साथ बहुत अधिक मात्रा में विनियोग किया जाए, किंतु ये आवश्यक नहीं है कि सभी क्षेत्र एक ही दर से बढ़े। संतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री नग्स रेडान, फ्रेडरिक लिस्ट, लेविस, सीटोवस्की, एलियन यंग एवं लिविंगस्टीन इत्यादि हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, संपोषित विकास, जीवन की गुणवत्ता। सूची 2 सकल घरेलू उत्पाद, पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं जो है संरचनात्मक परिवर्तन। तो जो आर्थिक विकास से संरचनात्मक परिवर्तन होता है, तो जो आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास से संरचनात्मक परिवर्तन होता है, तो ए का 4 होगा। एवं जो है जबकि आर्थिक वृद्धि से तात्पर्य सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि से होती है। तो जो आर्थिक वृद्धि से तात्पर्य होता है सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, तो बी का 1 होगा।
तो जबकि संपोषित विकास पर्यावरण से संबंधित है, तो जो संपोषित विकास है यह पर्यावरण से संबंधित है, तो सी का जो है 2 होगा। एवं जीवन की गुणवत्ता, जो जीवन की गुणवत्ता है वह स्वास्थ्य से संबंधित है, तो जो जीवन की गुणवत्ता है वह स्वास्थ्य से संबंधित है, तो डी का 3 होगा। एवं जीवन की गुणवत्ता अर्थात स्वास्थ्य को मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित किया जाता है, तो 4 1 2 3, तो 4 1 2 3 इसका ऑप्शन डी सही है, 4 1 2 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, तो समावेशी समृद्धि के लिए क्या आवश्यक है, तो समावेशी समृद्धि के लिए जो है, तो दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना जो 2007, 11वीं पंचवर्षीय योजना जो 2007 एवं 12 में आई थी, तो इस योजना का मुख्य लक्ष्य जो है तीव्रतर एवं अधिक समावेशी विकास रखा गया था। तीव्रतर आर्थिक विकास के साथ समावेशी विकास, जिसमें विकास की धारा के साथ सबको जोड़ना तथा आर्थिक विकास से सभी को लाभान्वित होना सुनिश्चित करना था। समावेशी समृद्धि के लिए अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की आधिकारिक उपलब्धता की आवश्यकता होती है। तो इसका जो है आधार संरचनात्मक सुविधाओं का विकास ये सही है, कृषि का पुनरुद्धार ये भी सही है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं का अधिक उपलब्धता, तो उपरोक्त सभी इसका ऑप्शन डी सही है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो 2007 एवं 12 में आई थी, इसका मुख्य लक्ष्य तीव्रतर एवं अधिक समावेशी विकास रखा गया था। तीव्रतर आर्थिक विकास के साथ समावेशी विकास, जिसमें विकास की धारा सबको जोड़ना तथा आर्थिक विकास से सभी का लाभान्वित होना सुनिश्चित करना था। समावेशी समृद्धि के लिए अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं का अधिकाधिक उपलब्धता की आवश्यकता है। तो इसमें कथन एवं कारण दिया गया है। तो कथन ए बोलता है वास्तविक राष्ट्रीय आय में निरंतर वृद्धि आर्थिक समृद्धि का द्योतक है। तो पूछ रहा है कि कथन ए वास्तविक राष्ट्रीय आय में निरंतर वृद्धि आर्थिक समृद्धि का द्योतक है। कारण आर, राष्ट्रीय आय की वृद्धि आवश्यक रूप से, जो राष्ट्रीय आय की वृद्धि है वह आवश्यक रूप से प्रति व्यक्ति आय को नहीं दर्शाती है। तो जो है ये सही है, कथन ये सही है, वास्तविक राष्ट्रीय आय में निरंतर वृद्धि आर्थिक समृद्धि का द्योतक है। तो हाँ ये सही है, आर्थिक समृद्धि का द्योतक है। कारण आर, राष्ट्रीय आय की वृद्धि आवश्यक रूप से प्रति व्यक्ति आय को नहीं दर्शाती है, तो कारण आर भी सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तो इसका जो है ऑप्शन बी होगा, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय, आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले वास्तविक आय में वृद्धि से है। आर्थिक समृद्धि आर्थिक क्रियाओं में परिगणनात्मक परिवर्तन से संबंधित है, अर्थात सामान्यतया यदि किसी अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति उत्पाद के आकार में वृद्धि हो रही हो, तो यह कहा जाता है कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। राष्ट्रीय आय में सिर्फ प्रति व्यक्ति आय को ही नहीं सम्मिलित करते हैं, बल्कि कई अन्य कारक भी हैं, अतः राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि होगी वह कई कारकों में वृद्धि का परिणाम होगी। अतः कथन एवं कारण दोनों सही है, परंतु इसका कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। निम्न में से किस एक में समावेशी विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है, तो पूछ रहा है कि निम्न में किसमें समावेशी विकास को जो बढ़ाने की जो है आशा नहीं की जाती है। तो इसका जो है क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा समावेशी विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है, तो राष्ट्रीय आय की जो उच्च वृद्धि दर है इसमें समावेशी विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती, तो इसका ऑप्शन ये सही होगा। तो मात्र राष्ट्रीय आय की उच्च वृद्धि दर से समावेशी विकास बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती, तो इसका ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट कथन एवं कारण दिया गया, तो कथन ए बोल रहा है कि आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है। तो पूछ रहा है कि जो आर्थिक विकास है इसके लिए बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है, तो कथन ए जो है सही है। कारण आर, वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, तो कारण आर गलत है। आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है, यह कथन सत्य है।
क्योंकि भारत सरकार सामान्यतया सभी आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जबकि प्रश्न में मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विकास विषयों पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही गई है। तो इसमें जो है सूक्ष्म नहीं, यह सभी जो है आर्थिक केंद्रों पर गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, तो इसलिए कारण आर गलत है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, ए सही है और आर गलत है। तो आर्थिक विकास के लिए बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है, यह सत्य है। कारण आर गलत है, क्योंकि भारत सरकार सामान्यतया सभी आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जबकि प्रश्न में मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों के पर ध्यान केंद्रित करने की बात की गई है, अतः कारण आर गलत है। आर्थिक विकास के अंतर्गत उत्पादन के साधनों का कुशलतापूर्वक विदोहन होता है। उसके फलस्वरूप राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में निरंतर एवं दीर्घकालिक वृद्धि होती है तथा लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठता है। भारत के संदर्भ में विकास की हिंदू दर का विचार है, तो जो भारत के संदर्भ में विकास की हिंदू दर का विचार जो है रामकृष्ण से है। तो जो विकास का, इसका ऑप्शन ए सही होगा, तो रामकृष्ण से है। तो भारत के संदर्भ में विकास की हिंदू दर का विचार प्रोफेसर राजकृष्णा ने वर्ष 1981 में दिया था। प्रोफेसर राजकृष्णा का मानना था कि भारतीय अर्थव्यवस्था निम्न आर्थिक समृद्धि के संतुलन जाल में उलझ कर रह गई है, जो 3.5% प्रतिवर्ष की समृद्धि दर थी। अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित अपरिवर्तनीयता का यह सूचक हिंदू जीवन शैली के ही समान थी। प्रोफेसर राजकृष्णा का यह विश्लेषण स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम 3 दशकों की समृद्धि दरों पर आधारित था, जो कि वर्ष 1950 से 80 के बीच औसतन 3.5% था। तो पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो पिछड़े देशों के लिए जो रोलिंग प्लान का सुझाव है, यह जो है जी मिडल द्वारा दिया गया था, तो इसका ऑप्शन ये सही है। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देशों के योजनागत विकास हेतु गुन्नार मिडल द्वारा रोलिंग प्लान अनवरत योजना का सुझाव दिया गया। भारत में जनता पार्टी सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पूर्व समाप्त करके 1 अप्रैल 1978 को रोलिंग प्लान को लागू किया था। इस योजना की अवधि भारत में केवल 1 वर्ष थी। इस योजना का सृजन 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च 1983 के लिए किया गया था, परंतु 1980 में जो है यह जनता पार्टी की सरकार के पतन के साथ यह योजना समाप्त हो गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अनवरत योजना लागू की गई। तो अनवरत योजना जो है 1978 से 79 में लागू की गई, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अनवरत योजना रोलिंग प्लान भारत में 1978 से 79 में लागू की गई। अनवरत योजना जनता सरकार द्वारा 1978 से 1980 तक चलाई गई। यह योजना गुन्नार मिडल द्वारा प्रतिपादित रोलिंग प्लान पर आधारित थी। इसी योजना में ट्राइसेम की शुरुआत की गई। नियोजन पूर्वापेक्षित समझा गया, तो जो नियोजन है यह जो पूर्वापेक्षित समझा गया, तो जो नियोजन है यह पूर्व अपेक्षित समझा गया संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, तो ये सही है। विकास के लाभ समरूप में विस्तृत करने के लिए, ये भी सही है। आंचलिक विषमताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, तो 3 भी सही है। उपलब्ध संसाधनों के उपयोग को अधिकतम बनाने के लिए, तो सभी कथन सही है, 1 2 3 4, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, सभी कथन सही है। तो भारत में आर्थिक नियोजन के प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित है। आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, सामाजिक न्याय, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, गरीबी निवारण एवं रोजगार अवसरों का सृजन, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, जो है निवेश एवं पूंजी निर्माण को बढ़ावा, आय वितरण एवं क्षेत्रीय विषमता दूर करना, आधुनिकीकरण जिसे छठी योजना में लागू किया गया, मानव संसाधन विकास। तो आर्थिक योजना किसमें सम्मिलित है? तो जो आर्थिक योजना है यह समवर्ती सूची में सम्मिलित है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो आर्थिक योजना समवर्ती सूची से सम्मिलित है। वर्तमान में इसमें समवर्ती सूची में 52 विषय है, मूलतः पहले 47 थे। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। वे शिक्षा, वन, नाप तौल, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण तथा न्याय का प्रशासन आदि। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का गठन किया गया? तो जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का गठन किया गया, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 1961 के दौरान खादी एवं ग्राम उद्योग अधिनियम 1956 के तहत खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का गठन अप्रैल 1957 में किया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। जो तो खादी एवं ग्राम उद्योग है, इसका मुख्यालय मुंबई में है।
तो इसमें जो है सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है, तो इसमें पंचवर्षीय योजना है एवं प्रयुक्त विकास मॉडल है। तो इसमें जो है जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, तो ए का 2 होगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, तो बी का 4 होगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना, तो जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है वह एस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है, तो इसे जो है एस चक्रवर्ती मॉडल, तो जो है सी का 1 होगा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित है, तो डी का 3 होगा। तो 2 4 1 3, तो इसका ऑप्शन बी सही है, 2 4 1 3। तो जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। तृतीय पंचवर्षीय योजना एस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित है। भारत की छठी पंचवर्षीय योजना में किस पर सर्वाधिक व्यय किया गया है? तो जो भारत में छठी पंचवर्षीय योजना है इसमें ऊर्जा पर सर्वाधिक व्यय किया गया, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो भारत में छठी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1980 से 31 से मार्च 1985 तक चली। इस योजना में विकास दर का लक्ष्य 5.2% रखा गया तथा प्राप्ति 5.4% रही। इस दौरान प्रति व्यक्ति आय 3.2% वृद्धि दर्ज की गई। इस योजना में गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर विशेष बल दिया गया। यद्यपि गरीबी निवारण को प्राथमिकता 5वीं FYP में भी दी गई थी, परंतु गरीबी हटाओ का नारा 6वीं पंचवर्षीय योजना में ही दिया गया तथा गरीबी निवारण संबंधी सभी बड़े एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रम इसी योजना में शुरू हुए। ग्रामीण बेरोजगार के उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम IRDP, NREP, DWACRA, RLEGP इसी योजना में लागू किया गया। 6वीं पंचवर्षीय योजना 15 वर्ष की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई। इसे परसेप्टिव प्लानिंग कहा जाता है। इस योजना में सर्वाधिक व्यय ऊर्जा क्षेत्र 29% किया गया है। इसके बाद खनिज उद्योग 15.5% किया गया है। उद्योगों के विकास एवं औद्योगिकीकरण की रणनीति किस योजना का अंग है? तो वह जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अंग है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। यह योजना तीव्र एवं बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए बनाई गई थी। प्रथम योजना में कृषि क्षेत्र में उत्पादन लक्ष्य से अधिक हुआ था, अतः योजनाकारों ने यह विचार किया कि अब भारतीय अर्थव्यवस्था ऐसी स्थिति में पहुंच गई है जिसे कृषि को अपेक्षाकृत प्राथमिकता देकर उद्योगों पर बल दिया जाए। तो जो है निम्नलिखित में किस पंचवर्षीय योजना में भारत की विकास दर सर्वाधिक हुई है? तो जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना में भारत की विकास दर सर्वाधिक हुई है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो जो है इसमें दिया गया पंचवर्षीय योजना उसमें विकास दर, तो जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है 2007 से 12 तक चली, इसमें 7.8%। 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97, 9वीं 97 से 2002, 10वीं 2002 से 2007 तक। तो किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया? तो जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो है गरीबी हटाओ रखा गया, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 1979 तक था का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था। पहली बार गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया था। तो गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो यह जो है पंचम पंचवर्षीय योजना अथवा 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरे देश में निम्नलिखित में से किस योजना में फैला? तो यह जो है छठी पंचवर्षीय योजना में फैला, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरे देश में छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 में फैला। इस कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा 1980 के दौरान लागू किया गया। IRDP की जो है उद्देश्य गरीबों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ साथ उनके कौशल को विकसित करने का अवसर प्रदान करना था। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला स्टील संयंत्र स्थापित किए गए थे। तो जो दुर्गापुर, राउरकेला स्टील संयंत्र द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा।
तो जो है राउरकेला, भिलाई एवं दुर्गापुर स्टील संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल ब्रिटेन के सहयोग से, जबकि भिलाई इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारी उद्योगों एवं आधारभूत उद्योगों को विकसित करना था। यह योजना महालनोबिस योजना पर आधारित थी। इस योजना का लक्ष्य 4.5% निर्धारित था, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर 4% था। भारत में अनवरत योजना किस वर्ष में कार्यशील है? तो भारत में अनवरत योजना 78 से 79 में कार्यशील है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। जनता पार्टी की सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 को 4 वर्ष बाद ही समाप्त कर दिया और 1978 में अनवरत योजना चालू किया गया। यह अनवरत योजना 1978 से 79 तक चला। पुनः कांग्रेस पार्टी की सरकार आने पर अनवरत योजना को समाप्त कर दिया गया और छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 को प्रारंभ किया गया। भारत में योजना के आरंभ में किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या कितनी है? तो वह जो है 7 है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। भारत में योजना के आरंभ में किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या 7 है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 66 से 69, रोलिंग प्लान 1978 से 80, तृतीय पंचवर्षीय योजना में 90 से 92 में। तो किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया? तो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है, भारत में सर्वाधिक असफल योजना मानी जाती है। इस योजना की असफलता का प्रमुख कारण इस समयावधि में उत्पन्न भयंकर सूखे की स्थिति तथा चीन 1962 एवं पाकिस्तान 1965 के साथ विनाशकारी युद्ध थे। सूखे के परिणाम स्वरूप तृतीय योजना काल में कृषि का मात्र 2.6% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, जबकि इसके पूर्व के दशक में 1950 से 60 में कृषि विकास की वार्षिक वृद्धि दर लगभग 4% थी। इस प्रकार तीसरी योजना में विगत वर्षों की तुलना में विकास दर ऋणात्मक रही। तीसरी योजना में कृषि क्षेत्र में -0.73% की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज हुई। तो क्वेश्चन नंबर 20, विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया? तो विकास केंद्र उपागम चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाया गया, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो चौथी योजना जो 1969 से 74 तक था, का लक्ष्य विकास की गति को तेज करना, कृषि उत्पादन के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करना तथा विदेशी सहायता को अनिश्चितता के प्रभाव को कम करना था। इसमें समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के कार्यक्रमों के माध्यमों से जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की कोशिश की गई थी। चौथी योजना में कमजोर एवं साधनहीन वर्ग के लोगों की दशा सुधारने तथा विशेष रूप से उनके लिए शिक्षा एवं रोजगार की व्यवस्था करने पर विशेष बल दिया गया था। तो सातवीं योजना में IRDP के अंतर्गत, जो सातवीं योजना है, इसमें IRDP के अंतर्गत रणनीति अपनाई गई, तो संपूर्ण परिवार का अंगीकरण, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो IRDP समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1980 में की गई। प्रत्येक इसके क्रियान्वयन के लिए संपूर्ण परिवार का अंगीकरण किया गया। उदाहरणतः सरकार ने गरीबी रेखा को परिभाषित करने के लिए IRDP में परिवार को ही इकाई यूनिट के रूप में चुना। योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई, तो योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर 10वीं योजना में प्राप्त की गई, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आर्थिक समृद्धि दर अपने लक्ष्य से अधिक रही? तो जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आर्थिक समृद्धि अपने दर से अधिक रही, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो भारत 10वीं पंचवर्षीय योजना का वृद्धि दर का लक्ष्य था, तो 8% था। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निवेश का स्वरूप निर्धारित किया गया, तो यह जो है प्रोफेसर PC महालनोबिस ने निर्धारित किया, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो भारत का द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निवेश का स्वरूप प्रोफेसर PC महालनोबिस ने निर्धारित किया था, जो कि 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित था। पूंजीगत वस्तु क्षेत्र, फैक्ट्री उत्पादित उपभोग वस्तु क्षेत्र, लघु इकाई उत्पादन क्षेत्र एवं घरेलू उद्योग क्षेत्र थे। कृषि
सहित सेवा क्षेत्र मॉडल वास्तव में असंतुलित विकास रणनीति पर आधारित था। इसमें विकास का दर लगभग 4.5% रखा गया तथा प्राप्ति 4.1% रही। इसी योजना में राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया? तो यह जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो बागवानी क्षेत्र के विकास तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान की संभावना की दृष्टि रखते हुए मई 2005 में सरकार ने कृषि की विविधीकरण तथा उच्च मूल्य वर्धन वाली बागवानी फसलों को उगाने को प्रोत्साहित करने तथा कृषकों के आय में वृद्धि लाने के उद्देश्य से एक प्रमुख प्रयास के रूप में राष्ट्रीय बागवानी मिशन NHM को प्रारंभ किया। जबकि इस पंचवर्षीय योजना का समय 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक था। इस प्रकार राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन का प्रारंभ 10वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। निम्नलिखित में किस क्षेत्र को 10वीं योजना परिव्यय में सर्वाधिक प्रतिशत आवंटित किया गया? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, ऊर्जा। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत लगभग 1 साल के विलंब के साथ 21 दिसंबर 2002 को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदन मिलने तथा बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के साथ हुई। इसकी अवधि 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 निर्धारित की गई। ज्ञातव्य है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 पर राष्ट्रीय विकास के लिए जारी दृष्टिकोण पर के मसौदे के देश को नियोजित आर्थिक सामाजिक विकास में पहली बार निजी क्षेत्र में हुई थी। तो भारत में योजना अवकाश की अवधि थी, तो जो भारत में योजना अवकाश की अवधि थी वह 1966 से 69 तक थी। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना 31 मार्च 1966 को समाप्त हो गई। तदनुसार चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1966 से प्रारंभ होनी चाहिए थी, किंतु तृतीय योजना की दुर्भाग्यपूर्ण असफलता के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन लगभग स्थिर हो गया। जून 1966 में भारत सरकार द्वारा भारतीय रुपये के अवमूल्यन डीवैल्यूएशन की घोषणा की गई ताकि देश के निर्यात में वृद्धि की जा सके, किंतु इसके अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं हो सके। अतः चौथी योजना को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया तथा उसके स्थान पर 3 वार्षिक योजनाएं लागू की गई। कुछ अर्थशास्त्रियों ने 1966 से 69 तक की अवधि को योजना अवकाश प्लान हॉलिडे की संज्ञा तक दे दी गई, क्योंकि इस अवधि में कोई नियमित नियोजन नहीं किया गया। तो 11वीं योजना के प्रारूप प्रपत्र के अनुसार लक्षित समृद्धि दर के प्राप्त होने तथा जनसंख्या के 1.5% वार्षिक वृद्धि होने पर एक औसत भारतीय की वास्तविक आय दोगुनी हो जाएगी। तो यह जो है 10 वर्ष, इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो जो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो 2007 से 12 तक है, प्रपत्र के अनुसार लक्षित समृद्धि दर प्राप्त होने तथा जनसंख्या के 1.5% वार्षिक वृद्धि होने पर एक औसत भारतीय की वास्तविक आय 10 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक रोजगार के अवसर में वृद्धि की आशा की गई, तो वह जो है निर्माण कार्यों में। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो 2007 से 2012 में निर्माण कार्यों में सबसे अधिक रोजगार के अवसरों में वृद्धि की आशा की गई और रोजगार के 7 करोड़ नए अवसर सृजित कर निर्धनता अनुपात में 10% की कमी लाने का लक्ष्य इस योजना में निर्धारित किया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना का वर्ष 2012 तक गरीबी अनुपात को कितने प्रतिशत घटाने का लक्ष्य था? तो यह जो है 10.0% था। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितने IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए जाएंगे? तो यह जो है 8। तो एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहा है इस समय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम थी, तो यह जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना में अधिकतम थी। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण क्या है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण मानसून की अनुकूलता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित योजनाओं एवं कार्यक्रमों को मेल करना है। तो इसमें जो है निम्नलिखित जो योजनाएं हैं और उनके जो कार्यक्रम है उनका जो है मेल करना है। तो इसमें जो प्रथम योजना जो है, द्वितीय योजना, तृतीय योजना एवं जो है चतुर्थ योजना एवं जो है पंचम योजना के बारे में जो है पूछ रहा है। तो जो प्रथम योजना है वह सामुदायिक विकास है, तो ए का 2 होगा। द्वितीय योजना जो है तीव्र औद्योगिकीकरण से संबंधित है, तो जो है बी का 1 होगा। तृतीय योजना जो है आधारभूत उद्योगों का प्रसार है,
तो सी का जो है 3 होगा। चतुर्थ योजना, जो चतुर्थ योजना है वह स्वावलंबन की प्राप्ति एवं जो है स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ समृद्धि, तो जो है डी का 5 होगा। तथा पंचम योजना, जो पंचम योजना है वह न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम से है, तो ई का जो है 4 होगा। तो 2 1 3 5 4, तो 2 1 3 5 4, 2 1 3 5 4, इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो जो प्रथम योजना सामुदायिक विकास, द्वितीय योजना तीव्र औद्योगिकीकरण, तृतीय योजना आधारभूत उद्योगों का प्रसार। तो जो है स्वस्फूर्ति विकास का उद्देश्य इस योजना में अपनाया गया। तो पूछ रहा है कि जो स्वस्फूर्ति विकास का जो है उद्देश्य है यह किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया, तो यह तृतीय पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो स्वस्फूर्ति विकास का उद्देश्य तृतीय पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। तीसरी योजना के ऊपर चक्रवर्ती मॉडल का प्रभाव देखा जा सकता है, परंतु इस मॉडल का वास्तव में प्रयोग चौथी योजना में हुआ। आठवीं योजना में जीडीपी की वृद्धि दर प्रतिवर्ष का लक्ष्य निर्धारित किया गया, तो इसमें उस समय करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, तो यह जो 5.6% था। तो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस का नाम जुड़ा है, तो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस का नाम द्वितीय योजना से जुड़ा है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस का नाम द्वितीय योजना से जुड़ा है। द्वितीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक थी। तो भारत में किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्र गति से वृद्धि के साथ समावेशी विकास था, तो वह 11वीं पंचवर्षीय योजना का था, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में इसका उद्देश्य जो है संपोषणी वृद्धि था, तो वह जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य संपोषणी वृद्धि था, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो भारत में प्रारंभ की गई किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य संपोषणी विकास था, तो जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य संपोषणी विकास था, तो इसका ऑप्शन सी सही है। नवम पंचवर्षीय योजना का मसौदा के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर, तो नवम पंचवर्षीय योजना के मसौदा के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7% थी। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई, तो भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई। तो योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था थी जिसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया। इसका मुख्य कार्य केंद्र की पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना तथा राज्यों की वार्षिक योजनाओं के संबंध में सलाह देना था। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग ने ले लिया। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है 1952 में हुआ, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा की गई। राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि तथा नीति आयोग के सभी सदस्य शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री इस परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद एक महत्वपूर्ण संगठन है जो देश के विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए बाध्य है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ 1952 में, तो इसका ऑप्शन बी सही है। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई, तो भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को गठित की गई, तो इसका ऑप्शन डी सही है। योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया, तो योजना आयोग का अंत नरेंद्र मोदी ने किया, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। योजना आयोग का अंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है। इसका प्रदेश अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ऐसा कथन है जो सत्य नहीं है। तो भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता, सही है। भारत में जो है नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णयन संस्था योजना आयोग है। तो पूछ रहा है कि जो भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च जो है संस्था है वह जो है योजना आयोग है। तो कथन भी भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णय संस्था योजना आयोग है, जो कि गलत है। भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णय संस्था राष्ट्रीय विकास परिषद है, तो यह जो है राष्ट्रीय विकास परिषद होगा। तो कथन भी सही गलत है। योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव भी होता है, तो ये सही है। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है, तो इसका ऑप्शन डी भी सही है। तो केवल बी गलत है। भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णय संस्थान योजना आयोग नहीं है, यह राष्ट्रीय विकास परिषद है।
तो योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद दोनों आर्थिक नियोजन से संबंधित संविधानेतर राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णय संस्था है। निम्नलिखित में कौन सी संविधानेतर संस्था है? तो जो है योजना आयोग संविधानेतर संस्था है। योजना आयोग एक संविधानेतर निकाय था, अब इसका स्थान नीति आयोग ने ले लिया है, जबकि वित्त आयोग संघ लोक सेवा आयोग और चुनाव आयोग संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 280 में, संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 में, जबकि चुनाव आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 में है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्यतः संबंधित है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद संबंधित पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन करने से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद एक गैर संवैधानिक निकाय है जिसका गठन आर्थिक नियोजन हेतु राज्यों एवं योजना आयोग के बीच सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किया गया था। सरकार ने एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष, योजना आयोग का सचिव ही इसका सचिव होता है। प्रारंभ में राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते थे, किंतु 1967 के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, केंद्रीय शासित प्रदेशों के प्रशासक तथा योजना आयोग के सभी सदस्य भी इस निकाय में शामिल होने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो विजन जो 2020 है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, विजन 2020 योजना आयोग द्वारा तैयार किया गया था। तो नीति आयोग का संचालन परिषद राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो वह जो मुख्यमंत्री करता है। तो नीति आयोग के संचालन परिषद में राज्यों का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उपराज्यपाल करते हैं। भारत के परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय संस्थान, जिसे नीति आयोग के नाम से भी जाना जाता है, जिसे भारत सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में सेवा के लिए बनाया गया है। यह संस्थान राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करता है और भारत सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति पर नजर रखता है। योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नाम बदल करके जो है नीति आयोग कर दिया गया। यह संस्थान स्वास्थ्य, शिक्षा एवं उनसे संबंधित विभिन्न नीतियों, विभिन्न मुद्दों पर सरकार को सलाह देने के लिए जिम्मेदार है। तो नीति आयोग का जो प्रशासनिक संरचना है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त, संचालन परिषद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित राज्यों के उपराज्यपाल, क्षेत्रीय परिषद विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा उसके द्वारा नामित व्यक्ति जो मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल की बैठक की अध्यक्षता करता हो। तदर्थ सदस्य अग्रणी अनुसंधान संस्थानों से बारी बारी 2 पदेन सदस्य, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत सरकार का सचिव, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नामित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? तो वह जो है नीति आयोग। तो इसका ऑप्शन सी सही है। भारत सरकार द्वारा कई आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय विकास आधारित क्षेत्र केंद्रीय परियोजनाएं संचालित करती रहती हैं, जिन्हें सम्यक निगरानी तथा क्रियान्वयन की आवश्यकता होती है। ये विकासात्मक कार्यक्रम नीति आयोग द्वारा मूल्यांकित तथा क्रियान्वित किए जाते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है राष्ट्रीय आय, तो नेशनल इनकम, इसको जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।